हम सब दिन भर फोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच इन सब चीज़ों से घिरे रहते हैं। ये हमारी दुनिया में देखने वाली एक जादुई खिड़की की तरह है। पर कभी सोचा है कि इस स्क्रीन के पीछे असल में होता क्या है? ये मशीनें आखिर काम कैसी करती हैं? तो चलिए आज इसी जादू के पीछे की साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। जरा इसे देखिए, ये एक बहुत पुराने कंप्यूटर का हिस्सा है। आज की नन्ही सी चिप के सामने ये किसी मॉन्स्टर जैसा लगता है ना? तारों और ट्यूब्स का ये जाल हमें याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी ने कितना लंबा और कमाल का सफर तय किया है। और ये सफर कितना कमाल का है वो इस तुलना से साफ पता चलता है। सोचिए, एक तरफ 1946 का ENIAC कंप्यूटर जो 30 टन का था, और दूसरी तरफ हमारी जेब में रखा स्मार्टफोन जो बस कुछ ग्राम का है, पर उसमें अरबों ट्रांजिस्टर हैं, साइज में छोटा और पावर में कहीं ज्यादा। ये ट्रांसफॉर्मेशन वाकई हैरान करने वाला है। तो चलिए कंप्यूटर की परतों को एक एक करके खोलते हैं, बाहर से अंदर की तरफ। हम शुरू करेंगे उन भीमकाय वैक्यूम ट्यूब वाले कंप्यूटरों से, फिर देखेंगे कि हम मशीनों से बात कैसे करते हैं, उनके दिमाग और मेमोरी में झांकेंगे, कोड से बनी रेसिपी को समझेंगे और आखिर में मिलेंगे उस मास्टर कंट्रोलर से जो सब कुछ चलाता है। तो शुरुआत करते हैं एकदम शुरुआत से। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जैसे मार्क 1 इतने बड़े होते थे कि एक पूरा कमरा भर जाता था, और एक छोटी सी कैलकुलेशन करने में इन्हें लगते थे 3 से 5 सेकंड। हाँ, आज के हिसाब से बहुत ही धीमा, पर उस जमाने के लिए ये किसी क्रांति से कम नहीं था। तो वो बड़े बड़े कंप्यूटर तो थे, पर सवाल ये है कि हम उन्हें बताते कैसे थे कि करना क्या है। यहीं से कहानी शुरू होती है कंप्यूटर की पहली परत की, जिसे कहते हैं इनपुट। मतलब वो तरीका जिससे इंसान मशीनों को इंस्ट्रक्शन देते हैं। और इनपुट की दुनिया में एक छोटे से डिवाइस ने सब कुछ बदल दिया, और वो था माउस। अब सिर्फ कीबोर्ड पर कमांड टाइप करने की जरूरत नहीं थी। अब हम स्क्रीन पर किसी भी चीज पर बस पॉइंट करके क्लिक कर सकते थे। इसने तो जैसे कंप्यूटर को हर किसी की पहुंच में ला दिया। माउस के बाद एक और दिलचस्प चीज आई, ट्रैक बॉल। इसको हम एक उल्टा माउस भी कह सकते हैं। मतलब पूरे डिवाइस को हिलाने के बजाय बस ऊपर लगी बॉल को अपनी उंगलियों से घुमाइए और कर्सर स्क्रीन पर घूमने लगता था। और फिर हम पहुंचे आज के दौर में, टच स्क्रीन के दौर में। अब तो डिवाइस और इंटरफेस के बीच कोई दूरी नहीं रही। हम सीधे स्क्रीन को छूकर कंप्यूटर से बात करते हैं। शायद बातचीत का इससे ज्यादा नेचुरल तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, हमने कंप्यूटर को बताया कि क्या करना है, पर वो हमें कैसे बताएगा कि उसने क्या किया? मतलब जानकारी बाहर कैसे आएगी? इसे कहते हैं आउटपुट। और प्रिंटर इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है। याद है वो पुराने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स जो कितनी तेज आवाज करते थे? और आज के एकदम शांत इंकजेट प्रिंटर को देखिए। आउटपुट की दुनिया ने भी एक लंबा सफर तय किया है। अच्छा, तो इनपुट आउटपुट की बात हो गई। अब चलते हैं कंप्यूटर के और अंदर, एकदम उसके दिल में। जब हम कोई कमांड देते हैं तो उस मशीन के अंदर असल में होता क्या है? अब बारी है उसके दिमाग और उसकी मेमोरी को समझने की। तो सबसे पहले एक शब्द को समझते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। वॉलेटाइल यानी जो उड़ जाए। एक ऐसी मेमोरी जो चीजें तभी तक याद रखती है जब तक पावर ऑन है। लाइट गई, याददाश्त गई। और यही है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे ऐसे समझिए जैसे ये कंप्यूटर की काम करने वाली टेबल या वर्क बेंच है। जब भी कंप्यूटर कोई काम कर रहा होता है ना, तो सारा जरूरी सामान इसी टेबल पर फैला लेता है ताकि फटाफट काम हो सके। तेज लेकिन अस्थायी। तो अगर रैम हमारी वर्क बेंच है, तो फिर हार्ड डिस्क या SSD क्या है? वो है हमारी फाइलिंग कैबिनेट या अलमारी। थोड़ी धीमी जरूर है, पर जो भी सामान उसमें एक बार रख दिया वो वहीं रहता है, हमेशा के लिए, पावर बंद होने के बाद भी। तो वर्क बेंच है रैम और फाइलिंग कैबिनेट है स्टोरेज। सिंपल। हार्डवेयर की बात तो हो गई, हमारे पास दिमाग भी है, मेमोरी भी है, पर यह सब बेजान लोहा है जब तक इसे कोई ये ना बताए कि करना क्या है। और ये बताने का काम करता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कुछ नहीं, बस निर्देशों का एक सेट है, एक रेसिपी की तरह। और हर सॉफ्टवेयर की आत्मा होता है एक एल्गोरिदम। ये कोई डरावना शब्द नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है किसी भी काम को करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका। जैसे चाय बनाने की रेसिपी एक एल्गोरिदम है, ठीक वैसे ही कंप्यूटर को कुछ भी करने के लिए एक एल्गोरिदम चाहिए होता है। ये फ्लोचार्ट देखिए, ये एक विजुअल रेसिपी ही तो है। ये सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के एल्गोरिदम है। एकदम साफ सा बताया गया है। शुरू करो, इनपुट लो, ये फॉर्मूला लगाओ,
रिजल्ट दिखाओ और बस काम खत्म। कंप्यूटर को बिल्कुल ऐसे ही साफ इंस्ट्रक्शन चाहिए होते हैं। तो एक आइडिया या एल्गोरिदम एक असली प्रोग्राम में कैसे बदलता है? इसकी एक प्रोसेस होती है। पहले प्रॉब्लम को समझा जाता है, फिर उसका एक डिज़ाइन बनाते हैं, जैसे ये फ्लो चार्ट। फिर उसे कंप्यूटर की भाषा में लिखते हैं, जिसे कोडिंग कहते हैं। और आखिर में उसे चलाकर देखते हैं कि सब ठीक है या नहीं। इसे कहते हैं टेस्टिंग और डीबगिंग। अब हम पहुंच गए हैं कंप्यूटर के नर्वस सिस्टम तक, सबसे गहरी और सबसे जरूरी परत पर। एक ऐसा मास्टर सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और हम यानी यूजर्स सबके बीच एक पुल का काम करता है। और इसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, या शॉर्ट में कहें तो ओएस। इसे एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह समझिए। इसका काम है ये देखना कि हर हिस्सा सही समय पर अपना काम करे, ताकि सब कुछ मिलकर सही ढंग से चले। ये हार्डवेयर की मुश्किल भाषा को हमारी आसान भाषा में ट्रांसलेट भी करता है। तो ये ओएस आखिर करता क्या क्या है? बहुत कुछ। ये रैम को मैनेज करता है, ये तय करता है कि कौन सा प्रोग्राम कब चलेगा, हमारी सारी फाइल्स और फोल्डर्स को संभालता है, हमारे कीबोर्ड माउस को काम करवाता है। और हाँ, ये जो सुंदर सा डेस्कटॉप और आइकन्स हम देखते हैं ना, वो भी इसी की देन है। यूनिक्स और लिनक्स जैसे जो प्रभावशाली ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत फिलॉसफी काम करती है। वो कहती है कि ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम बनाओ जो बस एक काम करें, पर उस काम में माहिर हों। और फिर जब कोई बड़ा काम करना हो तो इन छोटे छोटे माहिर प्रोग्राम्स को एक साथ जोड़ दो। और ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। दशकों पहले ही कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी की कल्पना कर ली गई थी। एक ऐसी पीढ़ी जिसमें कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होंगे, मतलब वो हमारी तरह सोच सकेंगे, तर्क कर सकेंगे। ये सपना बहुत पुराना है। तो आज जब हम अपने चारों ओर एआई और स्मार्ट डिवाइसेस को देखते हैं, तो एक सवाल मन में आता है, क्या हम उस भविष्य में पहुंच चुके हैं? क्या वो सपना सच हो गया है या अभी सफ़र बाकी है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।